जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नए विषय को शुरू करेंगे। आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र को पढ़ेंगे। इससे पहले जो मेरा वीडियो आ रहा था वो झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड था। ठीक है, झारखंड में जो भी इश्यूज थे उससे संबंधित वीडियोस थे। 1932 के खतियान से संबंधित जो वीडियो थे उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या संभावनाएं बनती है, उससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया था। और उसके बाद काफी सारी योजनाओं के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आज जो हमारा क्लास होगा वो पॉलिटिक्स से संबंधित है, राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को 10 मिनट का एक लेक्चर रहेगा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और राजनीतिक शास्त्र में हम लोग सामान्य तौर पर पढ़ते क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो यही जानना है कि हम लोग राजनीतिक शास्त्र में क्या पढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो हमारे पूछे जाते हैं राजनीतिक शास्त्र में, पॉलिटी में, तो कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिटी में सामान्य तौर पे हम लोग संविधान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो पीसीएस का हो या फिर अदर एग्जामिनेशन हो, उसमें हमें संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके आर्टिकल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स काफी सारे पूछे जाते हैं। ये जितने भी सी और डी ग्रेड के एग्जामिनेशन है, लेकिन जो भी पीसीएस के एग्जाम है या पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन है, वहां पे आर्टिकल तो कम लेकिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का क्लियर होना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। आज के संविधान का जो प्रारंभ होता है प्रियम्बल से, प्रस्तावना से, उसी से संबंधित क्लास है। उसके बाद अलग अलग टॉपिक इसका सीरीज आएगा। ठीक है, अलग टॉपिक पे अलग वीडियो आएगा और एक एक करके हम लोग पूरे संविधान को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज जो मेरा पहला टॉपिक है वो है प्रियम्बल, प्रस्तावना। ठीक है, और संविधान का जो शुरुआत होता है वो संविधान की प्रस्तावना से ही होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि प्रस्तावना है क्या। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित क्या मुद्दे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, जब संविधान लिखा जा रहा था ना, तो प्रस्तावना को शुरुआत में ऐड नहीं किया गया था संविधान में। जो प्रस्तावना प्रियम्बल्स है, ये संविधान बनने के बाद उसको संविधान में ऐड किया गया था। और ये जो गांधी जो नेहरू जी थे, उन्होंने जो उद्देश्य दिया था संविधान भाषण में, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, यानी कि एक भाषण दिया था। ठीक है, कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं। ठीक है, उसी को प्रियम्बल्स में शामिल किया गया था सामान्य तौर पर। ठीक है, उसी का जो मूल तत्व है उसी को प्रियम्बल्स में शामिल किया गया है। सबसे पहले सवाल उठता है कि प्रियम्बल्स का प्रावधान हमारे संविधान में लिया किस देश के संविधान से है। ठीक है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के जो संविधान में प्रियम्बल्स है उससे प्रेरित है हमारा संविधान का जो प्रियम्बल्स है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन बनता है या फिर सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो यही है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, भारत की प्रस्तावना किस देश की संविधान से प्रेरित है, ये किस देश की प्रस्तावना से है, अमेरिका की। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब प्रस्तावना है क्या, सबसे पहले हम लोग को यही जानना है कि प्रस्तावना आखिर है क्या। ठीक है, और प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना एक्चुअली किसी भी, देखते होंगे कि आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे। ठीक है, या फिर किसी भी कोई भी बुक अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को दिखता हो कि बुक स्टार्ट होने के बाद जो मेन टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है उससे पहले कुछ लिखा हुआ रहता है भूमिका जैसा। ठीक है, वो चैप्टर वाइज भी होता है, पूरा बुक का एक जिस्ट भी होता है आपका शुरू में ही भूमिका में। उसको पढ़ने से आपको क्या आइडिया लगता है, आप क्या समझते हैं। उसको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि आगे जो चैप्टर है या अध्याय है उसमें किस तरह की जानकारी हमें मिलने वाली है। ठीक है, उसका एक झलक हमें कहाँ दिख जाता है, उसकी भूमिका में, उसके जो शुरुआत में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसमें दिख जाता है। जस्ट लाइक प्रियम्बल से संविधान में क्या लिखा गया है। ठीक है, संविधान में क्या चीजें हमको मिलने वाली है आगे पढ़ने से, उसका जो एक झलक हमको मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, प्रियम्बल्स में। इसीलिए जो संविधान का आधार है उसको प्रियम्बल्स को ही माना जाता है। ठीक है, और इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपनी व्याख्या दिया। ठीक है, और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक टिप्पणी दी थी, जिसमें बोला कि संविधान का आत्मा प्रस्तावना में बसता है। ठीक है, यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, प्रियम्बल्स। ठीक है, और किसी ने कहा कि ये संविधान का दर्शन है, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल्स। किसी ने कहा ये मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान की
जो आईना है, आइनक है, वो कौन है? प्रियम्बल है। ऐसा क्यों बोला गया? सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद जो वाद था 1960 का, उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जब भी संविधान के किसी उपबंध का मतलब किसी आर्टिकल को अगर हम पढ़ते हैं और उसमें डबल मीनिंग आता है, ठीक है, कि बहुत सारे आर्टिकल्स में हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसका अगर दो दो मीनिंग आ रहा है, कंफ्यूज है कि कौन सा मीनिंग सही है, तो हम उसका सही मीनिंग निकालने के लिए प्रियम्बल्स का सहारा ले सकते हैं, प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। प्रस्तावना से उसको कनेक्ट करके उसका सही मतलब उसका जो सही अर्थ क्या है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल्स ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो प्रियम्बल्स है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये संविधान का आधार है, संविधान का दर्शन है और संविधान का सोल है, ठीक, आत्मा है। और इसके बाद जब केशवानंद भारती वाद आया 1973 में, ठीक है, तो संविधान सभा ने सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल्स को संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग माना। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंग नहीं माना, उन्होंने बोला कि ठीक है, संविधान हमारे प्रस्तावना जो है संविधान समझने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। और लेकिन जब केशवानंद भारतीवाद आया, ठीक है, 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो प्रियम्बल से प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, ठीक है, और इसमें किसी भी तरह का संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके जो मूलभूत ढांचा है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और उसके बाद देखते हैं कि पहली बार 1973 में ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, और 1976 में पहली बार और एकमात्र बार संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और उसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, जो था समाजवाद, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म, 3 शब्द को जोड़ा गया था संविधान में। कब? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और ये एकमात्र बार संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, ठीक है। 3 सारे फैक्ट को याद रखने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप किसी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी कमीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तावना आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जो काफी सारे बुक में आपको मिल जाएंगे। हम भारत के लोग, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष एक संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए एवं भारत के लोगों को समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। तो प्रस्तावना को याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रस्तावना से सीधे को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना को याद कर लेना है, ठीक है। प्रस्तावना आपको बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। और पीसीएस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो नगर कमीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तावना से क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, ठीक है। आप उसको नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि प्रस्तावना से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, ठीक है, भारत को क्या कहा गया है। जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो क्या आता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, ठीक है। तो पहला क्या बोला गया है? संप्रभु, संपन्न, संप्रभु, संपन्न। उसके बाद क्या बोला गया है? समाजवाद। फिर क्या बोला गया है? धर्मनिरपेक्ष। फिर क्या बोला गया है? लोकतांत्रिक। फिर क्या बोला गया है? गणराज्य, ठीक है। क्या बोला गया है? भारत को, हम भारत को, या फिर हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? एक संपन्न, संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। ये भारत की प्रकृति है, नेचर ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत की प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संप्रभु, संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन में दे सकता है बहुत सारे
उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, एक ऑप्शन तो इससे बना हुआ रहेगा, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके साथ प्रियम्बल्स को अगर याद रखेंगे, ठीक है, प्रस्तावना को याद रखेंगे, तो ये आराम से आप बना सकते हैं। ये नेचर ऑफ इंडिया है, उसमें लिखा गया मूलभूत तत्व, प्रस्तावना से मूलभूत जो चार तत्व निकल के आते हैं। पहला कि संविधान को शक्ति किससे मिलती है, भारत के लोगों से, ठीक है। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसमें क्या हम लोग का है, संपूर्ण संप्रभु, ठीक है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और उसके बाद बोलता है कि हम संविधान का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, ठीक है, ये उद्देश्य है। फिर बंधुत्व है, संविधान का ये उद्देश्य है, हम इस तरह का इसको फुलफिल करना चाहते हैं। उसके बाद बोलता है संविधान लागू होने, अंगीकृत होने की तिथि, ठीक है, 26 नवंबर 1949। तो लागू होने की तिथि क्या है, 26 जनवरी 1950, लेकिन अंगीकृत संविधान सभा के द्वारा जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। प्रियम्बल्स याद रहेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, तो उसको याद कर लेना है, पीसीएस वाले स्टूडेंट के लिए खास करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या है, संप्रभु, संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, ठीक है। आपको मैंने ये बताया था अभी लेक्चर में बताया कि संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें मात्र एक बार संशोधन किया गया, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना है सभी छात्रों को कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे इसमें, ठीक है। इस 42वां संविधान संशोधन जो था, 42वां संविधान संशोधन, इससे कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। पहला क्या था, समाजवाद। दूसरा क्या है, धर्मनिरपेक्ष। तीसरा क्या है, अखंडता। 3 शब्द को जोड़े गए थे, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक बात और, अगर आप लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आता है, समाजवाद क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक राष्ट्र क्या होता है, गणराज्य क्या है, अखंडता क्या है, ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा कि इसका मतलब समझा दे, तो एक वीडियो और बना करके मैं इसका मतलब समझा दूंगा, ठीक है। कि संपूर्ण संप्रभु का मतलब क्या होता है, संपूर्ण संप्रभु का मतलब होता है कोई भी राष्ट्र, हमारे राष्ट्र, कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र से ऊपर नहीं, यानी कि हम सर्वोच्च हैं, ठीक है। हमारे देश के ऊपर किसी भी राष्ट्र का कोई दबाव नहीं है, हम बाहरी या आंतरिक कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसी तरह से समाजवाद का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो अगर आप समझना चाहते हैं तो उसमें काफी डिटेल से बताऊंगा, अभी तो मैं शॉर्ट में बता दिया, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो दूसरा का आंसर क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में, उद्देशिका भी बोला जाता है प्रस्तावना को, संशोधन किया गया, किसके, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, कब, 1976 में। कब किया गया था, 1976 में। और ये एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ, उसको भी ध्यान में रखिएगा। और किस किस 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। किस वर्ष भारत एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, ठीक है। किस वर्ष भारत एक संप्रभु संपन्न गणतांत्रिक गणराज्य बना या प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, ठीक है। तो किस वर्ष बना, हमारा जब तक संविधान नहीं था ना, देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये है, इसका आंसर बता देते हैं पहले, 26 जनवरी 1950, ठीक है। जब तक हमारा संविधान नहीं था तब तक हम एक डोमिनियन स्टेटस के तहत हम ब्रिटेन का ही एक पार्ट थे, ठीक है। जैसे ही हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, हम क्या हो गए, संपूर्ण संप्रभु हो गया, ठीक है, साथ ही प्रजातांत्रिक भी हो गया और गणराज्य भी हो गया। गणराज्य का अर्थ क्या होता है, किसी भी देश का जो सर्वोच्च पद होता है या सर्वोच्च व्यक्ति, जैसे हमारे देश में कौन है, राष्ट्रपति, उनका चुनाव होना चाहिए, ठीक है, वो राजशाही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर राजशाही है तो गणराज्य नहीं है। जैसे ब्रिटेन में कौन है, एक ही परिवार के लोग
राजा का पद धारण करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। हम लोग क्या है, गणराज्य है। तो कब, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन से हम एक संपूर्ण संप्रभु राष्ट्र बन गए, एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र बन गए और एक गणराज्य स्टेट बन गए, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भारत को एक गणराज्य प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है, क्यों? देखिए, अभी जो सवाल मैंने यहाँ था, ठीक है, जिसको मैंने समझाया, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि उसको गणराज्य प्रजातांत्रिक देश क्यों माना जाता है। मैंने क्या बोला, गणराज्य का अर्थ क्या होता है, किसी भी देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति है, सर्वोच्च पद है, उस पर जो आसीन होने वाला व्यक्ति, उसका एक चुनाव होना चाहिए, ठीक है। उसका किसी परिवार से संबंध नहीं हो, किसी राजशाही परिवार, जैसे ब्रिटेन में क्या है, अभी जैसे एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गया तो कौन हुआ, चार्ल्स तृतीय उसके राजा बन गए, तो एक ही परिवार से उस पद को धारण कर रहे हैं। तो वहां क्या है, राजशाही लोकतंत्र है। वहां भी लोकतंत्र है, वहां भी जो शासन चलता है वो किसके द्वारा, जनता के द्वारा ही चुने हुए व्यक्ति के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन जो एक देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, उसको कौन धारण कर रहा है, वहां का एक राजशाही परिवार धारण कर रहा है। लेकिन इंडिया में क्या है कि यहाँ प्रजातांत्रिक तो है, क्या है, प्रजातांत्रिक तो है, यहाँ पे जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा ही शासन होता है। लेकिन गणराज्य भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सर्वोच्च पद है, जैसे राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद माना जाता है और उसका चुनाव होता है, ठीक है। वो किसी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। तो इनका चुनाव होता है, जिस वजह से हमारा जो देश है प्रजातांत्रिक भी है, गणराज्य भी है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है, क्यों? इसका आंसर मैंने बता दिया कि गणराज्य क्यों है, सो ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को कौन सा नाम उल्लेख, भारत के लिए कौन सा नाम उल्लेखित है, ठीक है। अगर आप प्रस्तावना पढ़े रहेंगे सही से, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी इन सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। इसमें किसी भी सवाल का जवाब डायरेक्ट नहीं था, एक ही सवाल का किस संविधान संशोधन द्वारा, और मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ठीक है। जो ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, किसी भी स्टेट में या सेंट्रल लेवल पे, तो यही से क्वेश्चन रहता है कि संविधान में संशोधन कितनी बार हुआ है, संविधान में संशोधन कब हुआ है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया गया, ठीक है। तो उसके अलावा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बस इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन रहता है। लेकिन अगर आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए प्रस्तावना से संबंधित। दूसरा कि उसका प्रियम्बल्स जो होता है प्रस्तावना, उसको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी बना पाएंगे। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। तो इसका क्या है आंसर, एक तो भारत है और इंग्लिश में इंडिया है, ठीक है। आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, और बोल सकता है कि इंडिया एवं हिंदुस्तान, इस तरह 4 ऑप्शन दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, भारत और इंडिया। हिंदी में भारत बोला गया, इंग्लिश में इंडिया, ठीक है। वी आर पीपुल ऑफ इंडिया से बोलते हैं, हम भारत के लोग, ठीक है। जैसे हिंदी में हम भारत के लोग, वी आर पीपुल ऑफ इंडिया। तो इंडिया और भारत दो नामों से संबोधित किया गया है प्रस्तावना में भारत को, ठीक है। तो इसी संबंधित कुछ प्रश्न थे और उम्मीद करते हैं कि प्रस्तावना आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और इस अगर कोई भी टॉपिक को आप समझना चाहते हैं संविधान से संबंधित तो आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ जो शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित है, जैसे संप्रभु शब्द, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, तो इस शब्द को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका एक अलग वीडियो बना करके उसमें समझा देंगे एक एक शब्द को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात और, अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थोड़ा सा आपका भी सहयोग जरूरी है ताकि मेरे अंदर भी एक उत्साह जगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।